ये सामाजिक राजनीतिक जीवन में एक निर्णायक मोड़ आया था। ऊंची जाति इंद्रों को सत्ता से, राजनीतिक सत्ता से निर्णायक तौर पर हटा दिया गया था। और जब आज हम बात कर रहे हैं यहाँ से, तो यूपी में फिर से उन्हीं शक्तियों का सत्ता पर निर्णायक कब्जा हो चुका है और बिहार में कुछ ही कदमों से दूर है। कुछ घंटों में, कुछ दिनों में बिहार की सत्ता पर भी भाजपा का निर्णायक कब्जा। और इस दौर में इसी मंडल बहुजन विभाग की धरती बिहार यूपी के अंदर हमने जवानी को उठ खड़ा होते देखा है। मैं इस मंच से उस जवानी को सलाम करता हूँ। ये जवानी हिंदी पट्टी की खड़ा हुई है, बिहार यूपी की खड़ा हुई है। ये बिहार यूपी के सामाजिक राजनीतिक जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी, ये उम्मीद पैदा होती है। दोस्तों, ये आयोजन समर्पित है ज्योतिबा फूले, डॉक्टर अंबेडकर और बीपी मंडल। खासकर यूपी की सामाजिक न्याय की, बहुजन आंदोलन की यूपी के पास एक समृद्ध परंपरा है। यूपी को, हिंदी पट्टी को डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से, उनके संघर्षों से, उनके सपनों से परिचित करवाने का काम चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने किया, ललन सिंह यादव ने किया, रामस्वरूप वर्मा ने किया। और इसलिए हम इस मंच से उन नायकों को भी, उनकी विरासत को सलाम करते हैं, इन नायकों को नमन करते हैं। यूपी में बाद के दौर में काशीराम है। हम सबको पता है कि रामस्वरूप वर्मा ने राम मनोहर लोहिया से अलग रास्ता लिया था यूपी में। सबसे पहले उन्होंने अध्यक्ष संघ बनाया सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव के लिए, और बिहार में उसी दौर में शहीद जगदेव प्रसाद ने शोषित दल बनाया, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से अलग होते हुए, राम मनोहर लोहिया से अलग होते हुए। कई लोग इसको बहुत सतही ढंग से देखते हैं, या कई लोग समाजवादी राजनीति से जगदेव प्रसाद और रामस्वरूप वर्मा के अलग रास्ता लेने को ठक दिया करता है। मैं मानता हूं कि इस पर आज बात होनी चाहिए, और यहां से हमें बहुत महत्वपूर्ण सूत्र मिलता है आज की चुनौतियों का मुकाबला करने में। जगदेव प्रसाद और रामस्वरूप वर्मा का समाजवादी राजनीति से अलग होना, दरअसल समाजवादी उनका मानना था, मैं जितना समझता हूं, कि समाजवादी राजनीति ब्राह्मणवादी दृष्टि से निर्णायक संबंध विच्छेद नहीं करती, और यहीं पर जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा अलग रास्ता लेते हैं। वो अलग रास्ता लेते हुए ब्राह्मणवादी विश्व दृष्टि से निर्णायक संबंध विच्छेद करते हैं। इसलिए इस तरह से हमें जगदेव प्रसाद और रामस्वरूप वर्मा के रास्ते को, राजनीति को देखना चाहिए। और इसलिए रामस्वरूप वर्मा जगदेव प्रसाद अम्बेडकर की तरफ बढ़ते हैं, जो चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, ललन सिंह यादव पहले से काम कर रहे थे। रामस्वरूप वर्मा उस जमीन पर खड़ा होते हैं, आगे बढ़ते हैं, और फिर आगे के दौर में काशीराम एक बहुजन राजनीति गढ़ने में इस यूपी की धरती पर कामयाब हुआ। हमें इसको, इतिहास के इन पन्नों को पलटना बेहद जरूरी है आज के दौर में। दोस्तों, जब यहाँ खड़ा हुए हैं हम बात करने के लिए, जो लड़ाई अभी भी चल रही है, ये एक लहर जो भी दिख रही है, खास तौर पर जिसमें छात्र नौजवानों की बड़ी भूमिका है। इस लहर को हम 2014 के बाद से लगातार देखते हैं। ये कोई पहली लहर नहीं है और अंतिम लहर भी नहीं है। 2014 के बाद, मोदी के सत्ता में आने के बाद, जब संपूर्ण विपक्षी राजनीति, धोनी की पट्टी में जो सामाजिक न्याय की धारा है, बहुजन राजनीतिक धारा है, गुस्ताखी के साथ बोल रहा हूं, उनकी अपनी सीमाएं और कमियां सामने आई, और भाजपा संघ के हमले के खिलाफ जब वो उत्पीड़ित समाज के पक्ष से
संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए ताकत के साथ सड़क पर नहीं आए, तो दरअसल समाज ने उठ खड़ा होने का काम किया। और पहली लहर आई रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या के बाद। इसलिए नीले झंडे को अलग तेवर में आपने हिंदी पट्टी में पूरे देश में देखा। इस देश में हम मानते रहे थे कि लाल झंडा, मानते हैं आज भी कि लाल झंडा प्रतिरोध का झंडा है, लेकिन हमने देखा कि नीला झंडा प्रतिरोध के झंडे के बतौर, नीला रंग प्रतिरोध के रंग के बतौर पूरे देश में सामने आया। वो पहली लहर थी। और फिर एक ऊंचाई लेते हुए उस लहर को हम 2 अप्रैल 2018 को देख सकते हैं, जहाँ पर हमारे 12-13 नौजवानों ने शहादत दी। और फिर एक नई लहर है जो यूजीसी रेगुलेशंस के पक्ष में खड़ा हुआ है। और वो कह रहे हैं बार बार, वो शक्तियां जिससे हमारी लड़ाई है, जिन शक्तियों की सत्ता पर आज कब्जा है, दिल्ली की सत्ता पे, वो कह रही है कि हमारा विशेषाधिकार कायम रहना चाहिए, हमारा वर्चस्व कायम रहना चाहिए, बल्कि बढ़ना चाहिए। और मोदी की सरकार उसको बढ़ाने के लिए काम भी कर रही है। और समाज उठ खड़ा होकर कह रहा है कि हम इस वर्चस्व को अब नहीं चलने देंगे, हम आपके विशेषाधिकारों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम मुकाबला करेंगे, हम लड़ेंगे, हम शहादतें देंगे, हम कुर्बानी देंगे। ये लड़ाई है। और फिर मानता हूं कि इस दौर में जब आमने सामने की लड़ाई है, जो अपना पक्ष नहीं तय करेंगे, इतिहास में वो कहां खड़ा होंगे, इस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। साथियों, ये लहर जो खड़ा हो रही है लगातार 2014 के बाद, ये अपने इतिहास में भी झांक रही है, अपनी विरासत को पुनर्परिभाषित भी कर रही है। इस लहर की खास बात देखेंगे कि किसी पार्टी का झंडा नहीं है, किसी राजनेता का समर्थन इस आंदोलन को, इन लहरों को नहीं। इनके पास अपने महानायकों की तस्वीरें हैं, डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें हैं, पेरियार की तस्वीरें हैं, जगदेव प्रसाद की तस्वीरें हैं, कर्पूरी ठाकुर की तस्वीरें हैं। तो हमारे बहुजन नायक जो हैं, जो ब्रह्मवाद विरोधी परंपरा के, गैर बराबरी के खिलाफ संघर्ष की परंपरा के नायक हैं, उन नायकों की तस्वीरें हैं इनके पास। तो ये लहर अपने विरासत की पुनर्खोज भी कर रहा है, अपनी विरासत को ढूंढ भी रहा है। मतलब ये लहर एक नए सिरे से एक वैचारिक दृष्टि के निर्माण की जद्दोजहद से भी गुजर रहा है। इसलिए इस समता आंदोलन को, इस नई लड़ाई को अगर ऊंचाई देनी है, तो इसके सामने कार्यभार है, चुनौती है कि बहुजन आंदोलन के, सामाजिक न्याय के आंदोलन के वैचारिक दृष्टि को पुनर्परिभाषित करने का कार्यभार भी उसे कबूल करना होगा, उसको इस चुनौती को भी कबूल करना होगा। और इसलिए हमने रामस्वरूप वर्मा और जगदेव प्रसाद की चर्चा की। ये हमारी जो विरासत है, जिसको हम फिर से खोज रहे हैं, फिर से परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें सूत्र देता है। मैं एक बात जिक्र करना चाहूंगा, जगदेव प्रसाद और रामस्वरूप वर्मा ने जिस दल का गठन किया था, शोषित समाज दल, उस दल के सदस्यता का मानदंड था कि जो व्यक्ति पुनर्जन्म में भरोसा नहीं करेगा, जो व्यक्ति भेदभाव गैर बराबरी का व्यवहार नहीं करेगा, जो व्यक्ति उत्पादन के कार्य से जुड़ा होगा, मतलब श्रमजीवी होगा, वो उस पार्टी का सदस्य होगा। यहां से एक दृष्टि हमें मिलती कि दरअसल जो हमारी लड़ाई है, उसकी वैचारिक दृष्टि आज के दौर में किस तरह से बनेगी। अगर हम आज के दौर में सोच रहे हैं कि हिंदुत्व का मुकाबला कोई सामाजिक समीकरण बनाकर कर लेंगे, तो यह संभव है, ये नहीं होने जा रहा है। हिंदुत्व का मुकाबला अगर करना है तो जाति से आपको वर्ग की दिशा में बढ़ना होगा, जिस वर्ग निर्माण का इशारा शोषित समाज दल का मैनिफेस्टो करता है, उसके सदस्यता का मानदंड करता है, जिसको आप बहुत लोकप्रिय ढंग से कहते हैं कि जाति से मैं जमात बनना, कहते हैं आपको जाति से वर्ग बनना हो। क्योंकि हिंदू पहचान उभारते हुए भाजपा आरएसएस करती क्या है? भाजपा आरएसएस दरअसल आपकी वर्गीय एकता को तोड़ती है, आपको जातियों में विभाजित करती है और अपरस्पृश्य हिंदुओं के वर्चस्व को स्थापित करती है। और इसका मुकाबला आप जाति से वर्ग की तरफ बढ़ते हुए ही कर सकते हैं। आप कोई सामाजिक समीकरण जातियों का गणितीय गठजोड़ बनाकर, गणितीय जोड़ खड़ा करके इसका मुकाबला नहीं कर सकते। और इसलिए हमारे सामने सवाल है कि आप हिंदुत्व की चुनौती का मुकाबला कैसे करेंगे, और इस आंदोलन के सामने भी सवाल है। इसलिए मानता हूं कि समता आंदोलन को जाति से वर्ग की दिशा में आगे बढ़ना है,
इस तरह से एक नई वैचारिक दृष्टि सामाजिक न्याय को, बहुजन आंदोलन को एक नए वैचारिक फ्रेम में आगे लेकर चल रहा है। इस दौर के आंदोलन के सामने एजेंडा है, उसका एजेंडा क्या है? इस दौर में हम देख रहे हैं जगदेव प्रसाद का एक नारा, पुराना नारा बहुत बार बार गूंज रहा है। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो मोदी के आने के बाद राजपाट में जो आपकी हिस्सेदारी कुछ बनी थी वो तो पीछे जा रही है। कई जगहों पर आप तो पहले भी नहीं थे, थोड़ी बहुत जो आपने उपलब्धियां हासिल की थी वो छीनी जा रही हैं AWS के जरिए, NFS के जरिए। अब ये महिला आरक्षण बिल आ रहा है, उसके जरिए भी लोकसभा में भी या विधानसभा में भी आपकी हिस्सेदारी जो कुछ भी बढ़ी है उसको पीछे रख दी। जगदेव प्रसाद के नारे में धन और धरती की बात है। धरती पर किसका कब्जा है? अभी तुरंत एक अध्ययनकारी आंकड़ा आया कि आज भी ग्रामीण समाज में 10% परिवारों के पास 46% जमीन है, 1% परिवारों के पास 18% के आसपास जमीन का मालिकाना है। कुछ इसी तरह का आंकड़ा है। तो जमीन के मालिकाने के मामले में असमानता का रिश्ता जाति विषमता के साथ है। धन पर किसका कब्जा हो रहा है? अभी हाल में ही रिपोर्ट आई ये सबसे ज्यादा तेज रफ्तार से इस देश में अडानी की संपत्ति बढ़ रही है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है ज्यादा कि खुलकर कि भाई किसकी संपत्ति घट रही है। तो इस तरह का भी अध्ययन है। इस दौर में SC, ST, OBC की संपत्ति घट रही है, उसकी संसाधनों में हिस्सेदारी घट रही है। इसलिए अगर जगदेव प्रसाद का नारा गूंज रहा है, इस दौर में आंदोलन में नारा लगाया जा रहा है, तो हमारे सामने सवाल है कि हमारी लड़ाई का एजेंडा क्या है? हमारे सामने है एजेंडा कि हमें इस देश के अंदर ऊंची जाति हिंदुओं के विशेषाधिकार को, बढ़ते वर्चस्व को तोड़ना है और इस देश के अंदर जो संपत्ति और संसाधनों में कारपोरेट का कब्जा हो रहा है उससे भी लड़ना है। ये सामाजिक न्याय आंदोलन के सामने आज चुनौती है, ये एजेंडा है। दोस्तों, मंडल कमीशन, BP मंडल को हमने यहाँ याद किया है। यहाँ तक कि BP मंडल 2 मंडल कमीशन के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में कमीशन बना, रिकमेंडेशंस आए, 40 रिकमेंडेशंस हैं, केवल एक लागू हुआ। जब BP मंडल को याद करते हैं हम, तुम्हारे सामने वो सारे रिकमेंडेशन खड़ा हो जाता है सवाल बनकर। जिस रिकमेंडेशंस को सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स का मैनिफेस्टो बन जाना चाहिए था, दुर्भाग्य से वो हिंदी पट्टी के सोशल जस्टिस की राजनीति का, बहुजन राजनीति का मैनिफेस्टो नहीं बन पाया। लेकिन वो सवाल हमारे सामने है। मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन के रोशनी में भी अगर सोशल जस्टिस के एजेंडा को आज डिफाइन करना हो तो एजेंडा बनता क्या? मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन में क्या था? मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन में था कि तमाम राज्य सरकारों को प्रगतिशील भूमि सुधार कानून बनाना चाहिए। धरती पर जो खास जातियों का कब्जा है, जमीन पर कुछ खास जातियों का कब्जा है, उसको भी तोड़ा जाना चाहिए और इसके लिए प्रगतिशील भूमि सुधार कानून बनना चाहिए। ये उस रिकमेंडेशन में था। उस रिकमेंडेशन में था प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन मिले, दिया जाना चाहिए। उनके रिकमेंडेशन में था कि औद्योगिक और कारोबारी जिंदगी में OBC की भागीदारी हो, इसके लिए काम किया जाना चाहिए। उसके लिए उन्होंने रास्ता सुझाया, उन्होंने सिफारिश की। यहाँ तक कि जो अति पिछड़ों का सवाल इस दौर पे उभर कर आया है, तो अति पिछड़ों के लिए खास तौर पर उस रिकमेंडेशन में है जो पुश्तैनी पेशा करने वाली जातियां हैं, जिनका पेशा खत्म हो रहा है, उनको भी मदद की जाए, उनके लिए भी रास्ता खोला जाए आगे का, उनके भी कारोबार को नए ढंग से खड़ा होने में मदद। ये व्यापक शिक्षा के को लेकर भी उनके रिकमेंडेशंस हैं। तो एक व्यापक कहिए तो वहां से एक सामाजिक न्याय का एजेंडा निकलता है। और मैं मानता हूं कि मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन कोई सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के बीच कोई दीवार खड़ा नहीं करता। वो दलित, खासकर वंचित समाज के आर्थिक जीवन के सवालों को भी संबोधित करता है। तो यहाँ से हमको अगर इस दौर में सामाजिक न्याय का एजेंडा भी डिफाइन करना है तो इस तरह से, इस दिशा में हमको सोचना होगा, मंडल कमीशन की रोशनी में भी देखना होगा। तो दोस्तों, ये हमारे सामने एक चुनौती है। एक नए वैचारिक फ्रेम में हम सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे लेकर बढ़ें, नए तरह से सामाजिक न्याय के एजेंडा को रिडिफाइन करें। और भी सवाल, अति पिछड़ों का सवाल है, दलितों के अंदर भी विभाजन है, उनके बीच भी अंतर्विरोध सामने आए हैं। इन सवालों से भी सामाजिक न्याय की राजनीति को, बहुजन राजनीति को निपटना।
एक बात मैं साफ कर देता हूँ, अति पिछड़ों का सवाल सामाजिक न्याय का सवाल, उसको जरूरी सामाजिक न्याय की लड़ाई को, बहुजन राजनीति को, बहुजन आंदोलन को एड्रेस करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि इसके लिए बहुत जरूरी है कि जाति जनगणना हो जाए, ताकि पता चले इस देश के अंदर कौन किसका हिस्सा खा रहा है, फिर क्या रास्ता होगा अति पिछड़ों को सामाजिक न्याय की गारंटी के लिए, उसका क्या एजेंडा होगा, किन कार्यों को करना होगा इस देश की सरकारों को। इसलिए बहुत बुनियादी सवाल है अति पिछड़ों के लिए भी कि जाति जनगणना हो इस देश के अंदर। लेकिन अति पिछड़ों की लड़ाई और जो उनके साथ पिछड़ों के कुछ हिस्से के साथ उनकी लड़ाई है, अगर हम अपर ओबीसी और ईबीसी बोलें तो अपर ओबीसी ईबीसी के बीच का जो अंतर्विरोध है, जिसको भाजपा संघ बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करती है, उसको बढ़ा चढ़ाकर उसको बढ़ाने चढ़ाने का काम करती है। मतलब जो ये अपर ओबीसी और ईबीसी के बीच का अंतर्विरोध है, जिसको मैं मानता हूं कि ये गैर शत्रुतापूर्ण अंतर्विरोध है, क्योंकि इन दोनों समुदायों की सारी लड़ाई ब्राह्मणवादी सवर्ण वर्चस्व के साथ ही अंतिम तौर पर। अपर का छिंदों के साथ उत्पीड़ित जातियों का जो अंतर्विरोध है वो शत्रुतापूर्ण अंतर्विरोध है। अगर इस फर्क को हम नहीं देख पाएंगे तो अति पिछड़ों के सामाजिक न्याय की लड़ाई अपनी दिशा और रास्ता भटक। इसलिए मेरा मानना है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई को, अति पिछड़ों के विशिष्ट सवालों को जरूर ही संबोधित करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ मेरा मानना है कि अति पिछड़ों की जो लड़ाई संगठित हो रही है इस दौर में, उसके लिए पिछड़े उसके मुख्य दुश्मन नहीं बनने चाहिए। उनके मुख्य दुश्मन ब्राह्मणवादी प्रकाश हिंदू हैं, उनका वर्चस्व है। बिहार के कास्ट सर्वे से आंकड़ा आया है, कोई आंकड़ा ऐसा नहीं बताता कि अपर ओबीसी ने कोई ईबीसी का हिस्सा खा लिया है, ऐसा कोई वहां से संकेत नहीं मिलता। दूसरी बात, हमारे सामने पसमानदा सवाल भी है, जरूर इस पर सामाजिक न्याय की लड़ाई को, बहुजन आंदोलन को सोचना चाहिए। ये सारे सवाल भी हैं हमारे सामने, जरूर इन सवालों को से भी गुजरेंगे, इन सवालों पर भी सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारे सामने चुनौतियां हैं और हमारे पास एक समृद्ध लड़ने की विरासत है, बहुजन विरासत है, सामाजिक न्याय की विरासत है। इस विरासत को बुलंद करते हुए हमें आज की चुनौतियों का मुकाबला करना है, बड़ी एकता बनानी है। बिहार यूपी अगर उठ खड़ा होगा तो बिहार यूपी से ही बुलडोजर राज को नहीं जाना होगा, बल्कि दिल्ली की सत्ता पर भी वो काबिज नहीं रह पाएंगे। और हम मानते हैं ये जो समता आंदोलन की नई लहर है, इसको जिस हद तक भी ऊंचाई तक आप पहुंचाने में कामयाब होंगे, 2027 में भाजपा को बुलडोजर राज को यूपी में खत्म करने की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया रिंकू जी।